हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे रेट लेवल 1 व रेट लेवल 2 के लिए शिक्षण शास्त्र व शिक्षण विधियाँ। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों पठन के कितने भेद होते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज अपन पढ़ेंगे पठन के भेद। ठीक है दोस्तों, पाठकों की संख्या की दृष्टि से पठन के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? पठन के दो भेद होते हैं, यानी पाठकों की जो संख्या की दृष्टि से भेद कितने होते हैं? पठन के दो भेद होते हैं दोस्तों। पहला भेद होता है दोस्तों व्यक्तिगत पठन, ठीक है, और दूसरा होता है जो सामूहिक पठन। व्यक्तिगत पठन वो होता है जिसमें किसी एक बच्चे को खड़ा कर अपन किसी से पाठ पढ़वाते हैं तो उसे बोलते हैं व्यक्तिगत पठन। और बहुत सारे बच्चों को एक साथ समूह में अगर पाठ का वाचन करवाया जाता है तो उसे बोलते हैं सामूहिक पठन। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं दोस्तों। पाठकों की दृष्टि से पठन के दो भेद होते हैं। पहला व्यक्तिगत पठन, जिसमें एक पाठक पढ़ता है, यानी कि एक बच्चे को अपन खड़ा कर देते हैं, अगर वो पाठ पढ़ता है तो उसे व्यक्तिगत पठन कहते हैं। और फिर दूसरा है सामूहिक पठन, जिसमें बहुत सारे बच्चों को एक साथ पठन करवाया जाता है तो उसे सामूहिक पठन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों अभिव्यक्ति की दृष्टि से पठन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? दो भेद होते हैं। किसकी दृष्टि से? अभिव्यक्ति की दृष्टि से, जिसमें पहला है सस्वर पठन और दूसरा है मौन पठन। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभिव्यक्ति की दृष्टि से कितने भेद है? पठन के दो भेद है, सस्वर पठन व मौन पठन। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है दोस्तों सस्वर पठन के उद्देश्य। जो पहला प्रकार है अभिव्यक्ति की दृष्टि से सस्वर पठन, उसके क्या उद्देश्य है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो सस्वर पठन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्दों तथा ध्वनियों के ज्ञान व शुद्ध उच्चारण की योग्यता उत्पन्न करना। क्या है दोस्तों सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य? शब्दों तथा ध्वनियों के ज्ञान व शुद्ध उच्चारण, यानी शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास करना या उत्पन्न करना। वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस बोल रहा हूँ दोस्तों। सस्वर पठन के उद्देश्य क्या है? शब्दों तथा ध्वनियों का ज्ञान कराना व शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास करना। ये क्या है? सस्वर पठन के उद्देश्य। फिर है दोस्तों उचित गति, लय, यति, गति, आरोह, अवरोह तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए सस्वर पठन की योग्यता उत्पन्न करना सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सस्वर का मतलब क्या होता है? जो उच्च स्वर के साथ किया जाने वाला वाचन या पठन, उसे बोलते हैं सस्वर पठन। यानी कि स्वर के साथ, यानी कि उच्च आवाज में किया जाने वाला पठन सस्वर पठन कहलाता है। यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है, सस्वर यानी कि उच्च स्वर के साथ किया जाने वाला पठन सस्वर पठन कहलाता है। जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि शब्दों तथा ध्वनियों का ज्ञान कराना तथा शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास करना। ठीक है, फिर है उचित लय, यति, गति, आरोह, अवरोह तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए सस्वर पठन की योग्यता का विकास करना सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों भावना रूप, यानी भावों के अनुरूप स्वर की उच्चता व मंदता का अभ्यास करवाना है। जो भाव होते हैं पाठ के वाक्यों के, उनके अनुरूप स्वर की उच्चता व मंदता, कहाँ स्वर उच्च रखना है और कहाँ धीमा रखना है, इसका क्या करवाना? अभ्यास करवाना भी क्या है? सस्वर पठन का उद्देश्य है। सस्वर पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी कि जो भी अपन पाठ पढ़ रहे हैं या तो उसके प्रति क्या उत्पन्न करना? रुचि उत्पन्न करना। यानी कि स्वर, यानी कि ले, गति, यति के साथ अगर अपन किसी लाइन या वाक्य का वाचन करते हैं तो उससे क्या होता है? बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर है संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, क्योंकि जो संस्कृत साहित्य होता है वो दोस्तों यानी कि गति, उच्च स्वर, लय, ताल के साथ किया जाता है, इसलिए इसके माध्यम से क्या होता है? रुचि उत्पन्न होती है। श्रोताओं की संख्याओं व अवसरानुसार
वाणी को नियंत्रित करना भी इसका उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों सहस्वर पठन के भेद। तो दोस्तों सहस्वर जो पठन है उसके कितने भेद है? 3 भेद। कितने भेद है दोस्तों सहस्वर पठन के? 3 भेद है। पहला आदर्शवाद पठन, दूसरा अनुकरण पठन, तीसरा है संवेद पठन। यानी सहस्वर पठन के कितने भेद है दोस्तों? 3 भेद है। आदर्श पठन, अनुकरण पठन व संवेद पठन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक बार वापस आपको बताती हूँ, जो आदर्श पठन होता है दोस्तों ये अध्यापक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा आदर्श पठन किया जाता है। ठीक है। और जो दोस्तों अनुकरण पठन होता है यह छात्रों द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? छात्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है। और जो संवेद पठन होता है दोस्तों यह सभी के द्वारा किया जाता है, यानी समूह में किया जाता है। ठीक है। फिर आदर्श वादन जो पठन है उसको देखते हैं। शिक्षक द्वारा किया जाता है। गद्य 1 बार पढ़ा जाता है और पद्य 3 बार पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। आदर्श पठन किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक द्वारा। ठीक है। शिक्षक द्वारा पढ़ा जाता है। गद्य पाठ को 1 बार पढ़ा जाता है और पद्य पाठ को 3 बार, यानी कि जो गद्य की जो लाइन होती है उसे 1 बार पढ़ा जाता है और पद्य की जो श्लोक होते हैं उनको 3 बार पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों अनुकरण पठन। जो अनुकरण पठन होता है दोस्तों वो व्यक्तिगत व सामूहिक 2 प्रकार का होता है। एक समय में एक छात्र अपने स्थान पर खड़ा होकर अनुकरण करते हुए पठन करता है, उसे व्यक्तिगत अनुकरण पठन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुकरण पठन छात्रों द्वारा किया जाता है। अनुकरण पठन जो होता है दोस्तों वो व्यक्तिगत व सामूहिक 2 प्रकार का होता है। एक समय में एक छात्र अपने स्थान पर खड़ा होकर अनुकरण करते हुए पठन करता है, उसे दोस्तों अनुकरण पठन कहते हैं। जो छात्र पठन के दौरान उच्चारणगत दोष करता है उसके उच्चारण दोषों के निदान हेतु व्यक्तिगत अनुकरण वाचन कराना चाहिए। क्या दोस्तों? जो छात्र पठन के दौरान है कि जो छात्र पढ़ते समय उच्चारण संबंधी दोष करता है, यानी कि उच्चारण संबंधी जो गलतियां करता है उसके उच्चारण दोषों का निदान करने के लिए व्यक्तिगत अनुकरण वाचन करवाना चाहिए उसी, यानी कि बालक को खड़ा करके उसको पाठ पढ़वाना चाहिए। ठीक है। अनुकरण करवाना चाहिए। फिर दूसरा दोस्तों सामूहिक अनुकरण वाचन। क्या दोस्तों? सामूहिक अनुकरण वाचन। सभी छात्र सामूहिक स्वर में अनुकरण करते हुए वाचन करते हैं, उसे सामूहिक अनुकरण वाचन कहते हैं। क्या दोस्तों? सभी छात्र सामूहिक स्वर में यानी एक साथ स्वर में अनुकरण करते हुए वाचन करते हैं, उसे सामूहिक अनुकरण वाचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। छात्र पठन के दौरान भय, लज्जा, शंका आदि संवेगों का अनुभव करता है तो उसको संवेगों के उपचार हेतु सामूहिक अनुकरण वाचन करवाया जाता है। क्या दोस्तों? कि जिस बच्चे में झिझक हो, भय हो, लज्जा हो, शंका की भावना हो तो उसको जो किसमें अनुकरण वाचन करवाना चाहिए? समूह में, यानी कि 4-5 बच्चों को एक साथ समूह में खड़ा करके अगर उनको वाचन करवाते हैं तो उनको न तो भय लगता है, न लज्जा आती है, न वो शंका करता है। इसलिए जो छात्र पठन के दौरान भय, लज्जा, शंका आदि संवेगों का अनुभव करता है उसके संवेगों के उपचार हेतु किस पठन वाचन का प्रयोग किया जाता है? तो वह सामूहिक अनुकरण वाचन। ठीक है दोस्तों। तो सामूहिक अनुकरण वाचन द्वारा भय, लज्जा, शंकालु आदि बच्चों के इन संवेगों का निदान करने के लिए सामूहिक अनुकरण वाचन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर है संवेद वाचन। संवेद वाचन क्या है? कि सामूहिक रूप से छात्रों द्वारा अनुकरण, ठीक है, नहीं होता है, अनुकरण नहीं होता है, यानी कि संवेद वाचन सामूहिक रूप से छात्रों द्वारा किया जाता है लेकिन यह अनुकरण नहीं होता है। क्या दोस्तों? संवेद वाचन। ठीक है। तो संवेद वाचन होता है वो सामूहिक रूप से छात्रों द्वारा किया जाता है लेकिन यह अनुकरण वाचन नहीं होता है। क्या है? फिर है अनुपठन। ठीक है। अध्यापक द्वारा एक एक शब्द, 1-2 वाक्य का पठन किया जाता है, तब छात्रों द्वारा उसी शब्द या वाक्य का अनुकरण करते हुए जो पठन किया जाता है उसे अनुपठन कहते हैं। क्या दोस्तों?
कि अध्यापक द्वारा एक एक शब्द या एक दो वाक्य का पठन किया जाता पहले, तब छात्रों द्वारा उसी शब्द या वाक्य का अनुकरण करते हुए पठन जो किया जाता है उसे अनुपठन कहते हैं। यानी कि पहले अध्यापक क्या करता है, एक एक शब्द या एक एक वाक्य का पठन करते हैं, फिर उन अध्यापक का अनुकरण करते हुए उन्हीं शब्दों या वाक्यों का पठन छात्र करते हैं, तो इसे अनुपठन कहते हैं। ठीक है। फिर है दोस्तों मौन पठन, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या दोस्तों, मौन पठन। लिखित विषय वस्तु को एकाग्रचित्त होकर मन ही मन में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना मौन पठन कहलाता है। क्या कहलाता है? मौन पठन। लिखित विषय वस्तु को एकाग्रचित्त होकर मन ही मन में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता? मौन वाचन। यानी बिना होठों के हिलाए मन ही मन में पढ़ना क्या कहलाता? मौन वाचन कहलाता है। स्वस्वर पठन की अपेक्षा मौन वाचन से अर्थ ग्रहण शीघ्रता से होता है तथा अर्थ ग्रहण के लिए मौन पठन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या दोस्तों? सस्वर पठन की अपेक्षा मौन पठन से अर्थ ग्रहण शीघ्रता से होता है। यानी किसी भी शब्द का अर्थ ग्रहण बच्चा सर्वाधिक किससे करता है? मौन पठन। यानी कि सर्वाधिक अर्थ ग्रहण की क्षमता किसमें होती है? मौन पठन। यानी मन ही मन में अगर अपन पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा याद होता है। तो क्या देर का है? सस्वर पठन की अपेक्षा मौन पठन से अर्थ ग्रहण शीघ्रता से होता है, यानी जल्दी याद होता है बच्चे को मन ही मन में पढ़ने से। अर्थ ग्रहण के लिए मौन पठन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है। बाई ने अपनी बुक साइलेंट रीडिंग में मौन वाचन का अल्पव्ययी तथा प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए उत्तम पद्धति का। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह पुस्तक पूछी हुई है कि साइलेंट रीडिंग किसकी पुस्तक है? ब्राइन की, बाइन या ब्राइन। ठीक है दोस्तों। रीड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साइलेंट रीडिंग पुस्तक किनकी है? तो वो बाइन या ब्राइन। ठीक है। बाइन ने अपनी पुस्तक के साइलेंट रीडिंग में मौन पठन का अल्पव्ययी तथा प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए उत्तम पद्धति कहा है। ठीक है। फिर दोस्तों बुक्सन व गेट्स ने क्या कहा, देखो मौन पठन के विषय में कहा है कि वयस्क व्यक्तियों का मौन पठन उनके सस्वर पठन से की अपेक्षा द्रुत गति से होता है। साथ ही मौन रूप से पढ़ा हुआ अंश अधिक समय का याद सताई रहता है। क्या दोस्तों? बुक्सन एवं गेट्स ने क्या कहा कि मौन पठन के विषय में कहा है कि वयस्क व्यक्ति का मौन पठन उसके सस्वर पठन की अपेक्षा द्रुत गति से होता है। यानी कि अगर मौन पठन की जो गति होती है वो सस्वर पठन से अधिक होती है। साथ ही मौन पठन से पढ़ा हुआ अंश अधिक समय तक याद व्यवस्थाई रहता है। यानी जो मौन पठन करते हैं उसे एक तो अधिक याद होता है और लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों मौन पठन के उद्देश्य। ठीक है दोस्तों कि मौन पठन के कौन कौन से उद्देश्य है। एक चीज़ और है दोस्तों कि मौन पठन किस कक्षा से प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा है, मौन पठन किस कक्षा से प्रारंभ होता है? तो कक्षा 3। ठीक है। कक्षा 3 से मौन पठन का प्रारंभ होता है। ऑप्शन में अगर दोनों आ जाए तो आपको कक्षा 3 लिखना। यानी कि पहले जो एग्जाम में पूछा था उसमें कक्षा 6 भी दे रखा था और कक्षा 3 भी दे रखा था, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कक्षा 3 होगा। ठीक है दोस्तों, कक्षा 3 होगा। ठीक है। यानी कि मौन पठन की शुरुआत किस कक्षा से होती है दोस्तों? कक्षा 3 से। किससे? कक्षा 3 से। अब अपन देखते हैं मौन पठन के उद्देश्य। छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके उद्देश्य। हमेशा मौन पठन से एक क्वेश्चन पूछते हैं, या तो ये पूछते हैं कि मौन पठन किस कक्षा से प्रारंभ होता है? तो कक्षा 3 से। ठीक है दोस्तों। और फिर पूछते हैं मौन पठन की क्या उद्देश्य है। छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। यानी कि बालक स्वयं ही अपने आप ही पढ़ने लग जाता है। अगर मौन पठन का अधिक उपयोग करता है तो बालक में स्वाध्याय यानी अपने आप ही पढ़ने की आदत का विकास होता है। पठन की गति बढ़ जाती है। यानी जो अगर अपन मन ही मन में पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि पठन की गति तीव्र हो जाती है, यानी पढ़ने की गति तेज हो जाती है। फिर दोस्तों मौन पठन से चिंतन मनन शक्ति का विकास होता है। अगर बालक मन ही मन में पढ़ता है तो उसमें एक तो चिंतन क्षमता व मनन करने की क्षमता का विकास होता है। फिर दोस्तों शब्द भंडार में वृद्धि होती है। क्या दोस्तों? शब्द भंडार में वृद्धि होती है, उससे बच्चे में अधिक शब्दों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है।
यानी कि शब्द भंडार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वापस देखते हैं एक बार। बच्चों में मौन वाचन से स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, पठन की गति तीव्र हो जाती है, चिंतन मनन शक्ति का विकास हो जाता है, शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है, ध्यान केंद्रीकरण सर्वाधिक होता है इससे, यानी अवधान की क्षमता का विकास होता है। यानी कि बालक में मौन वाचन से ध्यान केंद्रण करने की क्षमता या अवधान की क्षमता का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग भी इससे हो जाता है, यानी कि मौन वाचन से अवकाश का जो समय होता है उससे यानी कि उसका सदुपयोग हो जाता है। जैसे कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो अपन अखबार किससे पढ़ते हैं, मौन वाचन के द्वारा, या जोर जोर से बोल के अपन पढ़ते हैं, मौन वाचन के द्वारा अखबार पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि समय का सदुपयोग हो जाता है। ठीक है। फिर सृजनात्मक क्षमता का विकास भी होता है। किसका, सृजनात्मक, यानी नई नई चीज़ों के निर्माण की क्षमता का विकास भी इससे होता है। फिर दोस्तों कल्पना शक्ति का विकास भी होती है। जो मौन वाचन, इससे कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। ठीक है। संस्कृत के विभिन्न विधाओं में प्रमुख तत्वों से परिचित करवाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। संस्कृत के विभिन्न विधाओं से प्रमुख तत्वों से परिचित करवाना भी इस मौन वाचन का उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य को छांट कर कंठस्थ करने की योग्यता का भी इससे विकास होता है। यानी कि जो मुख्य उद्देश्य को छांट कर कंठस्थ करने की, यानी याद करने की क्षमता का विकास भी इससे होता है। मौन वाचन से अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास होता है, जो ग्रहण करने की क्षमता वो बढ़ जाती है। नवीन सूचनाओं को एकत्रित करने की क्षमता का भी इससे विकास होता है, और जिज्ञासा का समाधान भी इससे होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मौन वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन ने, मौन वाचन क्या था और उसके क्या महत्व उद्देश्य हैं वो अपन ने पढ़ लेते। अब उससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो पढ़ेंगे अपन। तो दोस्तों जो मौन वाचन होता है वो कक्षा 3 से प्रारंभ होता है। यानी जो पहले क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मौन वाचन किससे प्रारंभ होता है, तो जो आरबीएससी ने मांगा कक्षा 3 व कक्षा 6, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। तो जो मेन जो मौन वाचन प्रारंभ होता है वो कक्षा 3 से प्रारंभ होता है, तो आपको कक्षा 3 ही आंसर करना है। ठीक है। क्या करोगे दोस्तों, आंसर कक्षा 3। कोई पूछ ले मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ होता है, तो कक्षा 3 करना आपको। ठीक है दोस्तों। यह गद्य शिक्षण में होने वाला शिक्षण है। जो मौन वाचन है दोस्तों वो किस में होता है, गद्य में। गद्य और पद्य दो भाग होते हैं। तो जो मौन वाचन होता है वो किस में होता है, वो होता है दोस्तों गद्य शिक्षण में। ठीक है, ध्यान रखना। जब विद्यार्थी चुपचाप बिना होठ हिलाए एक साथ पाठ का मौन पठन करते हैं तो उसे मौन पठन कहते हैं। मौन वाचन को मौन पठन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। मौन वाचन को क्या कहते हैं, मौन पठन। ठीक है। मौन वाचन करते समय मस्तिष्क व नेत्र सक्रिय रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौन वाचन करते समय क्या सक्रिय रहते हैं, मस्तिष्क व नेत्र। ठीक है, क्या रहते हैं सक्रिय मौन वाचन के समय, मस्तिष्क व नेत्र। ठीक है। ज्ञान की सर्वाधिक ग्रहणशीलता मौन वाचन से होती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सर्वाधिक ग्रहणशीलता किससे होती है, मौन वाचन से। बच्चा सर्वाधिक ग्रहण किससे करता है, मौन वाचन से। अगर मन ही मन में पढ़ता है तो उसको ज़्यादा याद रहता है और सर्वाधिक समय तक याद रहता है मौन वाचन से। ठीक है दोस्तों। पठन कौशल का विकास मौन वाचन से होता है। ठीक है। जो पठन कौशल होता है उसका विकास किससे होता है, मौन वाचन से। अपन मौन वाचन करते हैं जिससे क्या होता है, पठन कौशल का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। मौन वाचन में पठन करने की गति 3 गुना होती है। मौन वाचन में पठन करने की कितनी होती है, 3 गुना। ठीक है। मौन वाचन में पठन करने की गति कितनी होती है दोस्तों, 3 गुना होती है। सर्वाधिक गंभीरता मौन पठन में पाई जाती है। सर्वाधिक गंभीरता किस में पाई जाती है, मौन पठन में। अपन कभी मौन पठन वाचन करते हैं तो सर्वाधिक गंभीर होकर अपन उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो इसलिए सर्वाधिक गंभीरता किस में पाई जाती है, मौन वाचन। ठीक है। मौन वाचन अनिवार्य रूप से कक्षा 6 से आरंभ होता है, लेकिन जो नॉर्मल सामान्य भाषा में बोले तो अपन कक्षा 3 से ही आरंभ करने लग जाते हैं मौन वाचन। ठीक है। तो आंसर में आपको कक्षा 3 ही करना है। आगे देखते हैं दोस्तों मौन वाचन के भेद। ठीक है दोस्तों, कि मौन वाचन के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों मौन वाचन के होते हैं 3 भेद। कितने भेद होते हैं, 3 भेद
होते हैं। पहला होता है दूरस्थ वाचन, यानी कि तीव्र गति से किया जाने वाला वाचन क्या कहलाता है? दूरस्थ वाचन कहलाता है। यह वाचन करने की तीव्र गति है क्या? दूरस्थ। दूरस्थ का मतलब होता है तीव्र। दूरस्थ वाचन में वाचन करने की गति 10 गुना बढ़ जाती है। कितना गुना बढ़ जाती है दोस्तों? 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है। जो मौन वाचन होता है उसमें जो दूरस्थ वाचन होता है उसमें जो वाचन करने की गति है वो 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे दूरस्थ वाचन का प्रयोग है समाचार पत्रिका, पत्र, कहानी, उपन्यास आदि पढ़ने के समय किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूरस्थ वाचन का प्रयोग कब किया जाता है? समाचार पत्रिका पढ़ते हैं तब, कहानी, उपन्यास आदि पढ़ने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। जो मौन वाचन होता है वो निबंध में नहीं होता। निबंध का अपन मौन वाचन नहीं करते। ध्यान रखना, किसमें मौन वाचन नहीं होता? तो निबंध में मौन वाचन नहीं होता। ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा प्रकार है मौन वाचन का, वो सिंहावलोकन या गंभीर पठन। क्या दोस्तों? सिंहावलोकन व गंभीर पठन। जब विद्यार्थी अत्यंत गंभीर मुद्रा में पाठ्यपुस्तक से मूल पाठ्यवस्तु को तीव्र गति से अवलोकित करता है तो इसे सिंहावलोकन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कि जब विद्यार्थी अत्यंत गंभीर मुद्रा में पाठ्यवस्तु को से मूल विषय वस्तुओं को तीव्र गति से अवलोकित करते हुए पढ़ता तो इसे सिंहावलोकन कहते हैं। जैसे सर्वाधिक ध्यान केंद्रण किससे होता है? सर्वाधिक गंभीरता, सर्वाधिक ग्रहणशीलता सिंहावलोकन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई पूछ ले कि सर्वाधिक ध्यान केंद्रण और सर्वाधिक गंभीरता, सर्वाधिक ग्रहणशीलता किसमें होती है? सिंहावलोकन में। ठीक है। सिंहावलोकन कब किया जाता है? किसी मेन एग्जाम देने से पहले अपन जो बाहर जल्दी जल्दी जो विषय वस्तु पढ़ते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? सिंहावलोकन या गंभीर पठन। यानी कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो अपन अध्ययन करते हैं उसे सिंहावलोकन कहते हैं या गंभीर पठन कहते हैं। ठीक है। कोई पूछ ले कि सर्वाधिक ग्रहणशीलता, सर्वाधिक ध्यान केंद्रण और सर्वाधिक ग्रहणशीलता किसमें पाई जाती है? तो वह सिंहावलोकन में। ठीक है। और ऑप्शन में ये 3 उपभेद नहीं दे तो फिर अब आपको मौन वाचन करना। ठीक है। और ये आगे इसमें कि परीक्षा भवन में जाने से पहले जो वाचन किया जाता है उसे बोलते हैं सिंहावलोकन। ठीक है। फिर है दोस्तों मौन वाचन का प्रकार तीसरा, विहंगावलोकन। क्या? विहंगावलोकन। विहंग का तात्पर्य होता है चिन्हित या रेखांकित करते। जब अपन पढ़ाई करते समय शब्दों के नीचे जो रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उसे बोलते हैं विहंगावलोकन। क्या दोस्तों? विहंग का अर्थ क्या था? चिन्हित करना या रेखांकित करते। जब अपन पढ़ाई करते समय शब्दों के नीचे जो अंडरलाइन करते हैं उसे विहंगावलोकन बोलते हैं। जब विद्यार्थी पाठ्यवस्तु या पाठ्यपुस्तक पढ़ते समय मूल पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु को चिन्हित या रेखांकित करता है इस तरह तो इसे विहंगावलोकन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ने मौन वाचन के उद्देश्य पढ़ लिए थे पहले, लेकिन फिर भी आपकी स्मृति के लिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। मैंने इस वीडियो में पहले आपको बता दिए थे मौन वाचन के उद्देश्य, लेकिन एक बार फिर से स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ता है और चिंतन मनन करने की क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। मौन वाचन से कल्पना शक्ति का विकास होता है दोस्तों, और सृजनात्मक शक्ति होती है उसका भी विकास होता है। मौन पठन से छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इसके उद्देश्य रट लेना दोस्तों। इनसे एक क्वेश्चन आता है, मौन वाचन से हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं रीट में, तो अच्छे से पढ़े इनको। कम समय में अधिक ग्रहणशीलता पाई जाती। सही है, अगर अपन मन ही मन में पढ़ेंगे तो अधिक ग्रहणशीलता अपन कर पाएंगे। ठीक है। समय का सदुपयोग कर सकते, कभी ट्रेन में सफर कर रहे हो तो अखबार पढ़ सकते हैं अपन, तो उससे क्या होता है कि समय का सदुपयोग हो जाता है। ठीक है। मेरा दोस्तों इससे व्यक्तिगत योग्यता शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्या दोस्तों? जो मौन वाचन वो व्यक्तिगत योग्यता शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका मौन वाचन, और आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, कल अपन इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे।